नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में अपने चर्चा करने वाले हैं अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में और मई 2024 क्रोनोलॉजी का अपना अंतिम सेशन रहने वाला है। बड़े जोश और जुनून के साथ बने रहें। यह सेशन अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी तमाम जानकारियां हैं वो अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आइए उन सभी तमाम जानकारियों को समेटते हैं कुछ पलों में। आज का अपना जो दोस्तों प्रथम बिंदु है वो अपने नरसिंह पंचम यादव जी से शुरू करेंगे। दोस्तों, नरसिंह पंचम यादव जी है, ये भारतीय कुश्ती महासंघ, जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उनके अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या चुने गए हैं? अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके? भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष किन्हें चुने गया है? तो नरसिंह पंचम यादव को। नर है वो सिंह के समान, इस तरीके से आप याद रखना। नर है जो सिंह के समान। कौन दोस्तों? नर है जो सिंह के समान, वही क्या लड़ सकते हैं? कुश्ती लड़ सकते हैं। वैसे ही कुश्ती लड़ सकते हैं तो कुश्ती महासंघ ऐसे अपने आप में पावरफुल है। तो इस तरीके से आप याद रखना। नरसिंह, आपको मैंने ट्रिक बताई है कि जो नर है सिंह के समान यानी शेर के समान है, वही क्या कुश्ती लड़ सकते हैं। तो कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? नरसिंह यादव को नियुक्त किया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने खेल की वैश्विक नियामक संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया पूरी कर ली है। एथलीट आयोग के चुनाव में 7 उपलब्ध सीटों के लिए कुल 8 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। मतदान के पश्चात निम्नलिखित सदस्यों के चुनाव हुआ। तो ये नरसिंह पंचम यादव हैं, ये पहले स्थान पर रहे और उन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाड़िया INCB में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। अब ये नाम से देखिए दोस्तों, जगजीत पवाड़िया ऐसे लिखते हैं जैसे पुरुष का नाम है, लेकिन ये महिलाएं हैं। भारत की जगजीत पवाड़िया को वर्ष 2025 से 30 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INSCB के लिए फिर से चुना गया है। यह है दोस्तों जगजीत पवाड़िया। इसके लिए चुनाव हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के द्वारा किया गया था। पवाड़िया को अत्यधिक प्रतिस्पर्धा चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त हुए और इन्हें वापस 2025 से 30 तक के लिए चुना गया है। वह पहली बार वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुनी गई थी। पवाड़िया को 2020 से 25 तक 5 वर्ष के फिर पुनः चुना गया। अब 25 से 30 तक फिर इन्हें पुनः चुना गया है। पवाड़िया ने भारत सरकार के भीतर प्रमुख पदों पर काम किया है, जिसमें भारत के नारकोटिक्स आयुक्त के रूप में कार्य करना और केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो में काम करने भी इन्होंने काम किया है। INSCB क्या है दोस्तों? इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड है। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण अभिसमयों के कार्यान्वयन हेतु एक स्वतंत्र अर्धन्यायिक निगरानी का एक न्याय है। क्या करता है कि जो जितने भी मादक पदार्थ चलते हैं, नशीले दवाएं चलती है, नशीले जो पदार्थ हैं, उनको लेकर यह संस्था कार्य करती है। इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में की गई थी। इसमें 13 सदस्य होते हैं जो प्रतिवर्ष 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 13 में से 10 सदस्य विभिन्न सरकारों के द्वारा नामांकित उम्मीदवारों की सूची में चुने जाते हैं, जबकि शेष 3 सदस्य WHO द्वारा नामित सूची से चुने जाते हैं, जो चिकित्सा, औषधीय और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। INCB के लिए किसे सदस्य के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो जगजीत पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह पंचम यादव को चुना गया है। अब बात करें दोस्तों नए फैक्ट की, तो ये अपने लिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी देश के नए नौसेना अध्यक्ष। 3 सेनाएं होती है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, और तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और किस अनुच्छेद के तहत है वह सभी सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं वो भी आपको बताना है। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को भारतीय नौसेना के नया चीफ नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 18 अप्रैल 2024 को इसकी घोषणा की गई। 26 में ये नौसेना अध्यक्ष होने वाले हैं। जो अपना पदभार है वो 30 अप्रैल 2024 को इन्होंने ग्रहण किया है। ये अपने को ध्यान रखना है, बस इतना ही। 4 ही चीज ध्यान रखनी है कि
नौसेना अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को। कब? 18 अप्रैल 2024 को। कौन से क्रम के? तो 26वें क्रम के हैं। पदभार कब ग्रहण किया? 30 अप्रैल 2024 को पदभार ग्रहण किया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। यह है दोस्तों एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, और इनसे विशेष अपने को जानकारी नहीं लेनी। नलिन प्रभात एनएसजी के प्रमुख नियुक्त हुए हैं। सबसे पहले अपने एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। एनएसजी क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गृह मंत्रालय के तहत भारत की एक आतंकवाद विरोधी एक विशेष बल है। इसकी स्थापना जो की गई थी 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई। एनएसजी को आमतौर पर ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काले काले कपड़े पहन के रखते हैं, तो ब्लैक कैट के नाम से इन्हें जाना जाता है। एनएसजी के सदस्य काले ड्रिल कॉटन कवरोल और बालाकलोव और हेलमेट पहनते हैं। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ये इनका आदर्श वाक्य है कि सर्वत्र सभी जगह सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ आपको सुरक्षा मिलने वाली है। इसी ध्येय के साथ हम अपना कार्य बड़े इत्मीनान से, बड़े शिद्दत से करते हैं। कौन? एनएसजी। तो इस एनएसजी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात जी को नियुक्त किया गया है, और ये अपना कार्यभार 22 अप्रैल 2024 को संभालेंगे। इन्होंने यह पद सशस्त्र पुलिस एसएसबी के प्रमुख दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर ग्रहण करेंगे, जो एनएसजी के अतिरिक्त प्रभार पर संभाल रहे थे। ये है दोस्तों नलिन प्रभात जी। ये क्या करेंगे? अब एनएसजी के प्रमुख का कार्यभार संभालेंगे। तो दोस्तों अभी तक अपने 4 महान हस्तियों के बारे में पढ़ा है। नरसिंह पंचम यादव जी के बारे में, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। जगजीत पवाड़िया जी के बारे में आईएनसीबी के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। और दिनेश त्रिपाठी जी के बारे में, जिन्हें भारतीय नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया, और नलिन प्रभात जी के बारे में एनएसजी के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इस प्रकार एक एक जो हेडलाइंस है आप याद करिएगा, आपको याद रहने वाला है, और मेरे साथ बार बार दोहराइएगा, बोलते रहिएगा, आपको जरूर याद रहेगा। प्रोफेसर नईमा खातून एएमयू की महिला कुलपति नियुक्त हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है नईमा खातून को। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। और ये अपना कार्यभार है वो 23 अप्रैल 2024 से ग्रहण करने वाले हैं, और 100 वर्ष में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनने वाली है। कौन? नईमा खातून, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो इसमें कुछ विशेष है वो अपन जान लेते हैं नईमा खातून जी के बारे में। एएमयू से मनोविज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली खातून को 1988 में इसी विभाग में लेक्चरर नियुक्त किया गया था। 2006 में उन्हें प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद 2014 में विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल इन्हें नियुक्त किया गया, और 1875 के स्थापित मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था। जो दोस्तों अभी अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी है, वो 1875 में इसकी नींव रखी गई थी। उसका क्या नाम रखा गया था? मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज उसका नाम रखा गया था। और उससे 1920 में क्या होता है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया है। 1920 में बेगम सुल्तान जहां को एएमयू कुलपति नियुक्त किया गया था। अब उसके बाद 100 वर्ष होने चले हैं, कोई भी महिला कुलपति इसके नियुक्त नहीं की गई, और वर्तमान में 100 वर्ष के बाद अगर कोई महिला कुलपति नियुक्त हुई है तो वो कौन है? नईमा खातून को नियुक्त किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अभी दोस्तों वर्तमान में एक वित्त आयोग संचालित है। कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? तो 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है वो आपके कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इस वित्त आयोग में अभी एक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 4 सदस्य होते हैं, इसमें एक नए सदस्य नियुक्त किए गए। किसे नियुक्त किए गए? तो मनोज पांडे जी को इसमें नियुक्त किए गए हैं। जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपसे मैंने पूछा तो वो आ गया, मेरा हाईलाइट और किया गया है। तो वो अरविंद पन्नगड़िया जी की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग अभी संचालित है, और इसमें 4 सदस्य हैं, और 3 सदस्य अभी कार्य कर रहे थे, एक पद रिक्त था, और अभी मनोज पांडे जी को लगाया गया है। 3 अन्य है वो है अजय नारायण झा, अनिल जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष। अजय एनी सौम्य, इस प्रकार आप याद रखना। वित्त आयोग 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट।
2 वर्ष के अंतराल से दोस्तों यह अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो उल्लेखनीय है कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देता है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। कब दोस्तों? 31 दिसंबर 2023 को। 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। तो 24 भी गया और 25 भी गया, 2 वर्ष तक यह अपनी रिपोर्ट है वो बनाएगा केंद्र राज्य के वित्तीय मामलों को लेकर, और 31 अक्टूबर को यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। वित्त आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों के लिए होगी। 16वें वित्त आयोग की पहली बैठक 14 फरवरी 2024 को, यानी कौन से डे को? पुलवामा अटैक को। अब 14 फरवरी को कोई किसी के माइंड में तो कुछ और भी चल रहा है, लेकिन मेरे माइंड में पुलवामा अटैक क्यों आया? क्योंकि हम प्रेम करते हैं उन सरहद प्रेमियों से जो अपनी रक्षा करते हैं। कुछ ज्यादा ही हो रहा है ना, चलता है थोड़ा बहुत बनता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग जो अपने राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब देगा? तो 31 अक्टूबर 2025 को देगा। जब 31 अक्टूबर 2025 को इसने रिपोर्ट सौंपनी है तो आज क्यों पढ़ा रहे हैं अपने से? चलो पढ़ लेते हैं अपने क्या जाता है। संजय नायर ने एसोचैम के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। ये एसोचैम, अब कोई भी मेरा प्रिय साथी अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसमें अपने टॉपिक लगता है विदेशी व्यापार, विदेशी नीतियां लगता है ना, तो उसमें एसोचैम है, उसके पर्सन वहां से पुट किया जाता है। तो एसोचैम की अगर बात करें तो एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। उसके अध्यक्ष का कार्यभार कौन संभालते हैं? तो संजय नायर जी इसके कार्यभार संभालेंगे। दोस्तों ये क्या करता है कि इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1920 में की गई। भारत के शीर्ष व्यापार संघों में से एक है। यह संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्यिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है और उद्योग, सरकार और नीतिगत मुद्दों के पहलों पर अन्य संबंधित हितधारकों के इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यानी जितने भी व्यापार को लेकर मुद्दे होते हैं तो सरकार के साथ नीतिगत मुद्दों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और एसोचैम के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय नायर जी को इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कहां पर दोस्तों? भोपाल में। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिटायर्ड जज के सम्मान में आयोजित औपचारिक पीठ के द्वारा नियुक्त के निर्णय की घोषणा की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में सदस्यों की नियुक्ति ये अपने लिए कोई जरूरी नहीं है। लिंडी कैमरून होगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। अब ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त की नियुक्त किया गया है जिसका नाम क्या है? लिंडी कैमरून। नाम देखो रखा है लिंडी कैमरून, ठीक है भाई। ये ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त है जो भारत में नियुक्त की गई है। याद रहेगा ये मैं सभी प्रिय साथियों को, बस अपने को तो याद रखना है। तो ये, और इसमें दोस्तों कोई विशेष है नहीं। 11 अप्रैल 2024 को लिंडी कैमरून नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इस पद पर एलेक्स एलिस का स्थान लेगी। कैमरून 2020 से ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत है। उनकी यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ब्रिटेन और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत में जुटे हुए हैं और यह क्या करेंगे? उद्योग को लेकर और आपसी समझौतों को लेकर चर्चा करेंगे। उच्चायुक्त ये करते हैं। और अन्य प्रमुख जो नियुक्तियां ये वो टी रविशंकर बने डिप्टी गवर्नर आरबीआई के। नलिन नेगी मुख्य कार्यकारी बने भारत पे के। ये इस प्रकार से कोई आता नहीं है, अपनी जानकारी के लिए भी अपने अपडेट रहे कौन क्या है, पर इतना अपडेट क्या रहे जो याद भी न रहे, वो पढ़े वही जो परीक्षा में आए। अब राकेश मोहन जी है, ये अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राकेश मोहन विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। अब विश्व बैंक में अगर आर्थिक सलाहकार में अगर कमेटी में कोई बंदा नियुक्त होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अपने से पूछा जाएगा हाल ही में विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल या कमेटी में किन्हें नियुक्त किए गए? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन जी को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने विश्व बैंक के समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इस पैनल की अध्यक्षता लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी
पटेल, ऑफिसर लॉर्ड निकोलस टर्न करेंगे। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? तो इस पैनल की अध्यक्षता करेंगे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र और सरकार के आईजी पटेल प्रोफेसर लॉर्ड निकोलस टर्न करेंगे। कौन करेंगे? निकोलस टर्न। विश्व बैंक समूह के प्रमुख अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल पैनल की सह अध्यक्षता करेंगे। राकेश मोहन वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एमिरेट्स अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो के रूप में कार्यरत है। तो ये अपने जानेंगे। तो ये काफी बैक आ गए हैं। राकेश मोहन जी की तरफ रुख करते हैं। खेल जगत अपने पढ़ लिए थोड़ा सा। लिंडी कैमरून जी को पढ़ लिया। अब आए राकेश मोहन जी को। तो विश्व बैंक में आर्थिक सलाहकार पैनल में कौन नियुक्त हुए हैं? राकेश मोहन जी। ये अपने को ध्यान में रखना है। पीटर पेलिग्रिनी ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। तो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं। और इसमें दोस्तों अपने लिए जानकारी है वो ये है, पीटर हिग्स का निधन। ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी है, नोबेल पुरस्कार विजेता। इन्हें गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इन्हें जाना जाता था और वर्तमान में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक कहे जाने वाले सुधीर कक्कड़ जी का निधन हो चुका है। 1938 में उत्तराखंड के नैनीताल में जन्मे थे ये कक्कड़ जी और अपना करियर भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं और धर्म के साथ मनोविश्लेषण के अंतर्संबंध की खोज के लिए समर्पित कर दिया और ये भारतीय मनोवैज्ञानिक जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, द सीकर, ए बुक ऑफ मेमोरी। और अब इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। फाइटर पायलट दिलीप सिंह मजीठिया जी का निधन भी हो चुका है। 15 अप्रैल 2024 को मजीठिया जी का निधन हुआ है दोस्तों, ये अपने को ध्यान में रखना है। 27 जुलाई 1920 को शिमला में जन्मे दिलीप सिंह मजीठिया 1940 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारतीय वायुसेना के वॉलेंटियर रिजर्व में शामिल थे। अब उनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। और अपने दोस्तों जो जानने के लिए है वो है दोस्तों कि जो भी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और महेंद्र सिंह धोनी को सियोट्रन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, ये सियोट्रन एक कंपनी है जो कारों की कंपनी है, उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को किया गया है। 2 साल के लिए हायर किया है। यह भारत में कंपनी सियोट्रन C3, EC3, एयरक्रॉफ्ट और मॉडल बेच रही है। तो इस कंपनी के 2 वर्ष तक प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करेंगे महेंद्र सिंह धोनी। ये दोस्तों गोपी थोटुकुरा के बारे में पढ़ना जरूरी है। और ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी इनकी जानकारी साझा की थी। पायलट गोपी थोटुकुरा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक सैलानी के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। वह इस मिशन पर जाने वाले 6 यात्रियों में से एक है, गोपी थोटुकुरा। इसके साथ ही वह पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और वर्ष 1984 में भारतीय सेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। मिशन की 25वीं उड़ान है। यह न्यू शेपर्ड प्रोग्राम के लिए मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए 7वीं उड़ान और इसके इतिहास में 25वीं उड़ान होगी। न्यू शेपर्ड ब्लू ओरिजिन द्वारा अंतरिक्ष पर्यटन के लिए विकसित पूरी तरह से पुनः इस्तेमाल होने वाला उपकक्षीय प्रक्षेपण यान है। और गोपी थोटुकुरा के बारे में पढ़ें तो आंध्र प्रदेश में जन्मे गोपी थोटुकुरा एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। पायलट और एविएटर गोपी थोटुकुरा हॉर्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के समीप समग्र कल्याण और व्यवहारिक स्वास्थ्य के लिए एक वर्ल्ड सेंटर प्रिजर्व लाइफ कॉप के को-फाउंडर हैं। वाणिज्यिक रूप से विमान उड़ाने के अलावा एरोनॉटिक विमान और सी प्लेन के साथ ही गर्म हवा के गुब्बारे भी उड़ा चुके हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विमान पायलट के तौर पर भी काम कर चुके हैं गोपी थोटुकुरा। अब ये अंतरिक्ष में भी जाएंगे। लक्ष्मण तीर्थ नदी दोस्तों, लक्ष्मण तीर्थ नदी है, ये केरल की सीमा पर। इस नदी पर लक्ष्मण तीर्थ झरना और इरुप्पु झरना ताजे पानी के लिए फेमस है। और ये अभी क्यों चर्चा में रही है? क्योंकि ये
भीषण गर्मी के कारण पूरी तरह सूख चुकी है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पड़ता बेट, पड़ता बेट दोस्तों गुजरात में एक स्थल खोजा गया है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका एक स्थल बताया जा रहा है। यहाँ पर टेराकोटा से चीनी मिट्टी के बर्तन, कलाकृतियां, जानवरों की हड्डियां मिली है। तो ये पड़ता बेट क्या है, कच्छ जिले के जुनिया खटिया गांव के पास एक पुरातात्विक स्थल मिला है और ये हड़प्पा बस्ती का पता चलता है इससे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पड़ता बेट अभी पूछा जाए तो पड़ता बेट से पुरातात्विक स्थल की खोज कहाँ हुई? तो गुजरात में हुई है। किस जिले में? गुजरात के कच्छ जिले में। अब ये टेराकोटा क्या होता है दोस्तों? टेराकोटा क्या होता है कि मिट्टी होती है ना, उसको गलाकर फिर आग में पकाया जाता है, फिर उससे जो कुछ मिट्टी बर्तन बनते हैं उसे टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। तो वैसे उसे उपकरण में मिले हैं। जुनपुट, जुनपुट को आप ध्यान में रखना है। जुनपुट को कैसे याद रखें? जुनपुट में हो गए छुटपुट काम, जुनपुट में हो गए छुटपुट काम, इस तरीके से याद रखना। जुनपुट कोलकाता से 170 किलोमीटर की दूरी पर एक समुद्री रिसोर्ट शहर दीघा में 40 किलोमीटर दूरी पर एक गांव है। यानी कोलकाता में एक गांव है, उसे डीआरडीओ ने क्या कर लिया है, अपने छोटे मोटे परीक्षण करने के लिए उस गांव को चुना है। वहां से वह अपने परीक्षण किया जाएगा। जैसे ओडिशा के चांदीपुर से कुछ मिसाइलें लॉन्च की जाती है, वैसे ही बंगाल की खाड़ी के जुनपुट से कुछ मिसाइलें या डीआरडीओ वहां से प्रक्षेपण किया करेगा। तो जुनपुट में होगा छुटपुट काम, यह अपने को ध्यान में रखना है। कच्चा तीबू, यह एक दोस्तों द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच विवादित है। इसका नहीं चर्चा में रहा है। भारत और श्रीलंका के संबंध और मत्स्य अधिकारों के विवादित मुद्दे को लेकर कच्चा तीबू चर्चा में रहा है। और यह परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ ये विशेष दिवस है जो आप पढ़ लेना मेरे प्रिय साथियों। फिर दोस्तों पढ़ते हैं हमने उगादी। उगादी दोस्तों ये जो साउथ स्टेट हैं जिस पर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां पे अपने जैसे हिंदू नववर्ष अपने प्रारंभ करते हैं चैत्र मास के शुक्ल प्रतिपदा से, उसे अपने तो कह देते हैं हिंदू नववर्ष, ठीक है, चैत्र मास से। वहां पर इस त्योहार को मनाया जाता है, उगादी नाम से बनाया जाता है। उत्तर भारत में मनाया जाएगा हिंदू नववर्ष से और दक्षिण भारत में इसे उगादी नाम दे देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। हिंदू नववर्ष वर्ष 2024 को विक्रम संवत 2081 भी कह सकते हैं। वैशाखी 14 अप्रैल को बनाई गई सिख समुदाय का त्योहार है। महावीर जयंती 21 अप्रैल को बनाई गई जो जैन धर्म से संबंधित है। हनुमान जयंती 23 अप्रैल को बनाई गई जो चैत्र पूर्णिमा को मनाई गई। कुछ पुस्तक हैं और दोस्तों कुछ ऑपरेशन अभियान अभ्यास है, ये अपने जानना विशेष है। अब अपने से जो प्रश्न पूछा जाएगा यह अभ्यास किसके द्वारा किया गया और कौन कौन से देश के द्वारा किया गया। अगर देश नहीं है तो भारतीय सेना के द्वारा किया, तो भारतीय कौन से सेना के लिए कौन सी सेना के द्वारा किया गया? थल सेना के द्वारा या वायु सेना के द्वारा या जल सेना के द्वारा? तो भारतीय नौसेना पूर्वी लहर कहां पर उड़ती है? समुद्र में। तो ये समुद्र में उड़ती है, तो यह अभ्यास भी किसका होगा? नौसेना का, नौसेना। इस पर आप याद रखना। पूर्वी लहर अभ्यास है वो 20 अप्रैल को आयोजित किया गया। कहां पर? तो बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। यह अपने को ध्यान में रखना। सागर कवच, अब सागर कवच आ गया तो सागर कहां पे होता है? समुद्र को सागर। तो यह भी भारतीय नौसेना का है। यह 2 दिवसीय अभ्यास था जो 1 अप्रैल 2024 को से 2 अप्रैल 2024 तक आयोजित किया गया। इसमें अभ्यास सारे कोई भी होते हैं, उसमें सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए होते हैं, युद्ध से सुरक्षा करने के लिए होते हैं, और जो अपने सैन्य शूरवीर होते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए होते हैं। ये सभी का उद्देश्य सेम ही होता है, अभ्यास जितने भी होते हैं सैन्य से रिलेटेड। अब आएगा भारतीय वायुसेना का सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024। तो गगन शक्ति अभ्यास होगा, गगन की शक्ति यानी अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में कौन सी सेना जाएगी? वायुसेना जाएगी या जल सेना या थल सेना? तो वायुसेना। तो गगन शक्ति अभ्यास किसका है? तो भारतीय वायुसेना का है। तो देश की वायुसेना का सबसे बड़ा जो हवाई सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है? गगन शक्ति है। यह कब शुरू हुआ? तो 10 दिवसीय था, 1 अप्रैल से शुरू हुआ, 10 अप्रैल तक चला। और इसमें अपने काफी विमानों ने भाग लिया, जैसे मिरा 2000, सुखोई 30, तेजस, चिन्नुक, जगुआर, कोई भी हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जो आर्मी में काम लेते हैं वो एक भी नहीं छोड़ा, सभी को काम ले लिया, क्योंकि यह सबसे बड़ा अपना
वायुसेना अभ्यास है, कौन सा, गगन शक्ति। तो ये था। और भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य दोस्तों एक सैन्य अभ्यास हुआ था, वो कौन सा था, 26 अप्रैल को हुआ, 11 दिवसीय था ये, 10 तिलक, ये अपने को याद रखना है, 10 तिलक। तो पूछा जाएगा 10 तिलक अभ्यास निम्न में से किस देश के मध्य संपन्न हुआ है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य हुआ है। अब ये किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान छोटे मोटे देश थे, तो याद तो मैं करवा दूं लेकिन आप अन्यथा नहीं ले, कि छोटे मोटे देश है तो इनको यह प्रॉब्लम रहती है। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए किसका सहारा लेंगे, तो भारत का सहारा लेंगे। ठीक है, तो इनकी यह प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है। तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा अभ्यास है, तो 10 तिलक किया गया। कितने दिन का था, 11 दिवसीय था। प्रारंभ कब हुआ, 26 अप्रैल से प्रारंभ हुआ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और दोस्तों बात करें अपने काबिल और CSIR IMMT की। काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। काबिल दोस्तों, जो काबिल है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोर कंपनी लिमिटेड और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, काबिल को प्रारंभ किया था। ठीक है, काबिल वाणिज्यिक उपयोग और घरेलू आवश्यकता के विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान कर, अधिग्रहण कर और उनका खोज भी करती है, उनका विकास भी करती है, उनका खनन भी करती है। यह काबिल का प्रमुख रूप से कार्य है। और किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिनरल एक्सप्लोर कंपनी लिमिटेड की भागीदारी से काबिल की स्थापना की गई है। नालको से, HCL से और MECL से इस काबिल की स्थापना की गई है। और काबिल क्या क्या कार्य करता है, तो विदेशों में घरेलू आवश्यकताओं को लेकर खनिजों की पहचान करना, उनके खोज, उनके विकास के लिए कार्य करना, उन डेवलपमेंट के लिए कार्य करना, यह काबिल करता है। और इसके लिए उनके मध्य समझौता हुआ है। कैंसर इलाज की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 अप्रैल 2024 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे में उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी की शुरुआत की। यह दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है। इस थेरेपी में जो भागीदारी या सहयोग अपना दिया है, तो इम्यूनोएक्ट ने दिया है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के बीच गठजोड़ के माध्यम से इसे विकसित किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कैंसर के इलाज के लिए पहली स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च की गई है, किसके द्वारा, IIT बॉम्बे के द्वारा। और यह दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी रहने वाली है। और इसे क्या नाम देंगे, तो CAR T सेल। अब देखो, ऐसी थेरेपी आप याद कैसे रखेंगे, कैंसर की थेरेपी है और सबसे सस्ती थेरेपी बनाई गई है। तो यह सस्ती थेरेपी है, तो कार में भी इस थेरेपी को कर सकते हैं। तो CAR T सेल, CAR T सेल यानी CAR T सेल किसकी थेरेपी है, तो सस्ती थेरेपी है, इसलिए इसमें कार में भी कर सकते हैं और कैंसर का उपचार करती है। इस पर आप याद रख सकते हैं। भगवान महावीर का निर्माण महोत्सव भी बनाया गया है, ये अपने याद रख लेंगे। 40 वर्ष के बाद कांस में भारतीय फिल्म की एंट्री। अब ये कांस क्या है, अब मारवाड़ी बागड़ी में बात करना तो कांस और की नहीं क्या है, लड़ाई नहीं कांस, लेकिन अठे कांस में क्या फिल्म की एंट्री हुई है। कांस में अब एक फिल्म दिखाई जाएगी। 40 साल हो गया, कोई भी फिल्म कौन दिखाएगी, 40 साल बाद एक फिल्म नामित हुई है, जठे कांस में दिखाई जाएगी। कांस फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ पर एक फिल्म को चुना जाता है, उस फेस्टिवल में उस फिल्म को दिखाया जाता है। 11 अप्रैल को इस फेस्टिवल के आयोजकों द्वारा घोषणा की गई। कांस फिल्म फेस्टिवल है, ये 14 से 25 मई तक चलेगा। ठीक है, और इसमें जो मूवी दिखाई जाएगी वो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट जो पायल कपाड़िया जी के द्वारा बनाई गई है, उसे दर्शाया जाएगा। और इस अवार्ड को गोल्डन पॉम अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और 40 साल पहले 1983 में मरनाल सेन की फिल्म खारिज को दिखाया गया था, और अब किसे दिखाया जाएगा, ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिखाया जाएगा। ओडिशा के सुमित ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम शामिल किया है। ये ओडिशा के हैं, कौन, सुमित। ये क्या है, धावक हैं, अल्ट्रा रनर हैं, और ये 12 घंटे मैनुअल ट्रेडमिल पर दौड़कर 68.04 किलोमीटर की दूरी की और अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करवाया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों
ताइवान में 25 साल का सबसे बड़ा भूकंप आ गया। कोई बात नहीं, आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटे मोटे आते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है। तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन। इस सेशन के बारे में जाना, तमाम उन सूचनाओं को जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं 1 मिनट में रिकैप करता हूं। सेशन के साथ बने रहिएगा, क्योंकि उन सभी तमाम बिंदुओं को मैं रिकैप कर देता हूं 1 मिनट में। अपने को याद रखना है नरसिंह पंचम यादव जी को, नरसिंह पंचम यादव जी को, जिन्हें भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जगदीश पवार जी को INCB की अध्यक्ष सदस्य नियुक्त पुनर्निर्वाचित की गई है। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? दिनेश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। और NSG की बात करें तो नलिन प्रभा जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मनोज पांडा जो 16वें वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। और वित्त आयोग है जो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब सौंपेगा? तो 31 अक्टूबर 2025 को सौंपेगा, अभी 2 साल बाकी हैं। संजय नायर होंगे एसोचैम के अध्यक्ष। एसोचैम क्या करता है? एसोचैम का कार्य होता है कि भारत में व्यापार और वाणिज्य के लेकर विदेशों में यह प्रतिनिधित्व करता है अपना। और लिंडी कैमरून होगी भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। उसके बाद अपन ने पढ़ा था राकेश मोहन जी को, जो विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। और पीटर पेरिग्रिनी जो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा भारतीय मनोवैज्ञानिक के जनक सुधीर कक्कड़ जी का निधन हो चुका है। और युवराज सिंह ICC T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ये अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। गोपी थोटुकरा जी को जरूर याद रखना है, अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले भारतीय पर्यटक बनने वाले हैं। और जो राकेश शर्मा जी गए थे वो भारतीय सेना की तरफ से गए थे। लेकिन पर्यटक की बात करें, भी अपने जाते हैं ना पर्यटक किसी आनंद लेने के लिए, देखने के लिए, यानी प्राइवेट तौर पे जा रहे हैं। कौन? गोपी थोटुकरा जी। उसके बाद अपने पढ़ा था लक्ष्मण तीर्थ नदी के बारे में, पड़ता बेट के बारे में, और जुनपुट के बारे में, और कचतिपू के बारे में। और कुछ अपने अभ्यास पढ़े हैं, गगन शक्ति हो गया, सागर कवच हो गया, और 10 तिलक हो गया। तो इन सभी तमाम जानकारियों को आपके साथ साझा किया है। कैसा लगा आपका सेशन जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जोश और जुनून के साथ बने रहें और लगातार अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत।